नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय प्रश्न कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्नोत्तर है वो आज हम पाठ 2 आपका रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उस पुस्तक में जो पाठ 2 है कवि बिहारी जी और बिहारी सतसई जो इनकी रचना है बड़ी प्रसिद्ध रचना है। और इस रचना से जो है महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर है वो हम देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो प्रश्न है वो है बिहारी के दोहे गागर में सागर के समान है। परीक्षा में आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहारी के दोहे हैं वो गागर में सागर के समान है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। यानी ये प्रश्न आएगा अथवा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, भाव पक्ष व कला पक्ष की दृष्टि से बिहारी सतसई का विवेचन कीजिए। ठीक है, या फिर सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर उक्ति के आधार पर बिहारी जी के काव्य का मूल्यांकन करना है। तो यहाँ पर बिहारी जी के काव्य का एक तरह से मूल्यांकन करना है, उनकी समीक्षा करनी है कि बिहारी जी के दोहे वास्तव में गागर में सागर भरने के समान है या सतसैया के जो दोहरे हैं वो नाविक के तीर के समान है। इस प्रकार का जो भाव से ओतप्रोत ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिहारी जी के बारे में या उनके भाव पक्ष और कला पक्ष का जो है उसका विवेचन है वो करना है इस प्रश्न में। तो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न के उत्तर में पहले भूमिका के रूप में कुछ देख लेते हैं। तो बिहारी जी ने जो रचना लिखी थी प्यारे विद्यार्थियों उसका नाम था बिहारी सतसई। सतसई का अर्थ होता है 700। ठीक है, तो इन्होंने इस बिहारी सतसई में 700 से लगभग ऊपर है वो कुछ दोहे हैं, 13 के लगभग है। तो ये जो सतसई है उनको बोला जाता है 700 दोहों का जो संग्रह है इसमें। तो बिहारी सतसई की एकमात्र प्रसिद्ध रचना है और इसी के कारण इनको प्रसिद्धि मिली। और रीतिकालीन कवियों में बिहारी जी का स्थान बड़ा आदर के साथ वो लिया जाता है, बड़े आदर के साथ इनका स्थान है, बड़े आदर के साथ इनका नाम लिया जाता है। तो भूमिका के रूप में हम कुछ पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि रीतिकालीन काव्य धारा के कवियों में बिहारी का जो स्थान है वो महत्वपूर्ण है, अन्यतम है। बिहारी जी का रीतिकालीन काव्य में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है, या हम कह सकते हैं कि रीतिकालीन काव्य धारा के कवियों में बिहारी जी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यतम है। वे बहुश्रुत थे, अर्थात बहुत सारे लोगों से बातों को सुन करके ज्ञान का अर्जन करने वाले थे। बहुश्रुत थे, कहने वाले और प्रभावशाली, लोकानुभव से युक्त रस सिद्ध कवि थे। ठीक है, और रीतिकालीन में ये रीति सिद्ध कवियों में आते हैं। उनकी सतसई रीतिकाल का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है, यानी उनकी जो बिहारी सतसई जो रचना है वो इनकी प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण आधार है। बिहारी सतसई रचना से बिहारी जी को बहुत प्रसिद्धि मिली। ठीक है, यद्यपि अगर हम देखें तो बिहारी जो सतसई का प्रमुख रस है वो श्रृंगार रस है। हालांकि बिहारी जी की ये जो रचना बिहारी सतसई है इसमें मुख्य रूप से श्रृंगार रस का अधिक चित्रण किया गया है। श्रृंगार रस इसका मूल आधार है, या यूँ कह सकते हैं कि श्रृंगार रस इसमें बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। तो श्रृंगार का भाव इसमें अधिक है, श्रृंगार रस अधिक प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ इसमें नीति की, भक्ति की, वैराग्य की आदि बातें भी इसमें देखने को मिलती हैं। ये रस इस रस से संबंधित बातें भी है, नीति, भक्ति, वैराग्य, सामाजिकता, राजनीति, ज्योतिष, इनका ज्ञान भी या इनसे संबंधित दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से श्रृंगारस तो इनका प्रमुख है ही है। इसके साथ इन बिहारी सत्सई में नीति संबंधी, भक्ति संबंधी, वैराग्य, सामाजिक संबंधी, समाज संबंधी या सामाजिकता से उत्प्रोत, राजनीति से संबंधित, ये सभी प्रकार के जो भावों से युक्त इनके दोहे हैं वो लिखे हैं इन्होंने। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत सारे विषयों को लेकर के बिहारी सत्सई में बहुत कुछ लिखा है बिहारी जी ने, और मुख्य रूप से श्रृंगार की बातें अधिक हैं। कहीं कहीं अन्योक्ति के माध्यम से बहुत सारी बातें वो कह देते हैं। अन्योक्ति का भाव विवेक हुआ इसमें। अन्योक्ति, अन्य के द्वारा कोई बात पहुंचा देना अन्योक्ति कहलाती है। ठीक है, बात किसी दूसरे के माध्यम से कही जाना और पहुंचा देना, इसको अन्योक्ति कहते हैं। देखिए, उनकी सत्सई का प्रत्येक दोहा एक कलात्मकता और काव्यात्मकता का अनूठा उदाहरण है। बिहारी सत्सई का एक एक दोहा है वो बहुत ही कलात्मक है, काव्यात्मक है, और ये एक तरह से श्रेष्ठ उदाहरण हम कह सकते हैं। बिहारी सत्सई का एक एक दोहा बहुत कलात्मक और काव्यात्मकता का श्रेष्ठ उदाहरण है, अनूठा उदाहरण है, और उनमें एक साथ अनेक भावों को भरने की अद्भुत क्षमता है। बिहारी सत्सई में बिहारी जी ने जो दोहे लिखे हैं, रचना की है, उन प्रत्येक दोहों में प्यारे विद्यार्थियों एक साथ अनेक भावों का, एक तरह से कह सकते हैं कि एक साथ अनेक भावों को पिरोने का या भरने का भाव इनमें व्यक्त हुआ है। अनेक भाव, एक साथ अनेक भावों को भरने की अद्भुत क्षमता इन दोहों में देखने को मिलती है, और इसी विशेषता के कारण बिहारी जी को अपने दोहों के द्वारा गागर में सागर भरा। ठीक है, गागर का अर्थ होता है मटकी, घड़ा। ठीक है, उसमें सागर भर देना, बहुत थोड़े में, बहुत थोड़ी सी बात में बहुत सारा भाव कह देना, बहुत सारी बातें कह देना, ये विशेषता बिहारी जी की है। तो ये गागर में सागर भरने वाली बात है। अब देखिए, बिहारी जी के संबंध में ये तो थी भूमिका के रूप में ये बात जो हमने बताई अब तक। अब देखिए, कुछ बिहारी जी के संबंध में जो प्रचलित सूक्ति है, जिसको क्या कहते हैं कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, और देखन में छोटे लगे और गाँव करे गंभीर। तो सतसैया यानी बिहारी सत्सई के जो दोहरे यानी दोहे हैं, वे जैसे नावक कहते हैं मधुमक्खी को, ये तीर माने बाण या उसका जो डंक है उसके समान है। देखने में तो छोटे लगे लेकिन घाव करे गंभीर। तो इस प्रकार से सत्सई के दोहे हैं वो इस प्रकार से हैं, देखने में छोटे लगते हैं, गंभीर घाव करने वाले हैं। या फिर इसको हम यूँ कह सकते हैं कि एक शिकारी के तीर की तरह हैं, जो देखने में तीर छोटे से लगते हैं लेकिन घाव गंभीर कर देते हैं। तो इस प्रकार से सतसैया के जो दोहे हैं वो इस प्रकार से छोटे से कम शब्दों में बहुत अधिक बात कहने में सामर्थ्यता रखते हैं। इस प्रकार से उस सूक्ति के माध्यम से ये देखा जाए तो बिहारी जी के दोहे में व्यंजना की मात्रा अधिक है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग अधिक करते हैं। ठीक है, तो व्यंजना की मात्रा बहुत अधिक है, और वे क्षण भर में पाठक की पूरी चेतना को एक चमत्कारिक सौंदर्य की अनुभूति कराने वाली बन जाती है। यानी उनके दोहे में ऐसी व्यंजनात्मक शक्ति है कि वह पाठक को थोड़े से ही समय में या क्षण भर में ही पाठक की पूरी चेतना को एक चमत्कारिक ढंग से सौंदर्य बोध की अनुभूति कराने में सक्षम है। ये विशेषता है, और इसी कारण से इनकी प्रसिद्धि इनको मिली है। बाकी कवियों में इतनी सामर्थ्य या रीतिकाल के और कवियों में इतनी नहीं देखने को मिलती है, लेकिन ये इनकी विशेषता है। तो इनको यही इसी प्रसिद्धि इस कारण से इनको प्रसिद्धि मिली है, और इतनी प्रसिद्धि मिल पाई कि जबकि उन्होंने सतसई में कुल मिलाकर के 713 दोहे ही लिखे हैं। ठीक है, इन 713 दोहों से बिहारी जी को इतना सम्मान मिला, इतनी प्रसिद्धि मिली, और रीतिकाल के प्रमुख कवियों में इनको स्थान मिलता है। और इस प्रकार से इसके अलावा और कोई इनकी रचना नहीं है, केवल एकमात्र रचना बिहारी सतसई है बिहारी जी की, और उससे इनको इतनी प्रसिद्धि मिली कि पूरे हिंदी साहित्य जगत में इनका नाम है, इनका सम्मान है, और रीतिकाल के प्रमुख कवियों में आते हैं।
रीतिकाल में श्रृंगारिक कवि है वो बहुत अधिक हुए हैं, क्योंकि रीतिकाल था ही श्रृंगार काल। एक तरह से अधिक आलोचकों ने भी रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कला काल के नाम से उपमित किया है। तो श्रृंगार रस के जो पद है, दोहे हैं, छंद है, वो देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे नारी सौंदर्य के जितने चितेरे बिहारी जी थे, नारी सुंदरता की अगर बात हो, उसमें बिहारी जी ने नारी सुंदरता का जो बखान किया, वर्णन किया है, वो इतना सूक्ष्म और संवेदात्मक वर्णन किसी और कवि ने नहीं किया। जितना सूक्ष्म और संवेदात्मक ढंग से नारी सुंदरता का वर्णन बिहारी जी ने किया, उतना वर्णन रीतिकाल के अन्य कवियों ने नहीं कर पाए, या उनके बराबरी वो नहीं कर सके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नारी सुंदरता की या श्रृंगार की बातों में बिहारी जी का नाम अग्रगण्य है। और उन्होंने नारी के नेत्रों को ही इतने रूपों में वर्णन कर दिया। नारी के, वैसे तो रीतिकाल के अनेक कवि हैं, वो नारी के जो शारीरिक अंग है, उनको सांगोपांग वर्णन है, वो अपने अनुसार वो उन्होंने किया है, नक्सिक वर्णन किया है, ठीक है। तो इसमें एक एक नायिका की अलग को लेकर के, एक एक तिल को लेकर के भी, नायिका के मुखमंडल पर जो तिल को देख करके भी तिल शतक जैसा ग्रंथ है वो लिख देने का सामर्थ्य इन कवियों में था। तो नारी को बड़ी बारीकी से, सूक्ष्मता से उनके सौंदर्य का वर्णन है वो उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से किया। तो इसी प्रकार से बिहारी जी ने भी नारी के नेत्रों का इतने रूपों में वर्णन किया है कि ये आश्चर्य की बात देखने को मिलती है। इनके पदों में नारी की आँखों की सुंदरता का वर्णन जगह जगह देखने को मिलता है। जिससे कुछ एक उदाहरण अगर हम देखें कि ए छवि छाके नैन, अब देखिए कहाँ कहाँ पर देखिए नैनों का प्रयोग इन्होंने किया नेत्रों के बारे में। ए छवि छाके, छाके नैन। तो यहाँ पर देखिए नैन की बात हो रही है कि ये सुंदरता से परिपूर्ण, रूप शोभा से परिपूर्ण, भरे हुए, छाके माने तृप्त भरे हुए नेत्र हैं। तो यहाँ पर नारी के नायिका के नेत्रों की बात है। देखिए और भी है कई जगह, आँखिन सो लपटाती, यानी आँखों से नायिका के आँखिन सो लपटाती। ये देखिए बहुत सारी जगह नेत्रों का प्रयोग इन्होंने किया है। ये अलग अलग दोहे हैं, दोहों का छोटा थोड़ा भाग है इसमें कि जहाँ जहाँ पर नेत्रों का प्रयोग किया है नारी के, आँखिन सो लपटाती। इसी प्रकार से लोचन लालची लगी है नैन, लोचन लालची, लगे हैं नैन। यहाँ पर भी देखिए नेत्रों का लोचन और नैन, ये आँखों की सुंदरता का चित्रण इसमें किया गया है। इसी प्रकार से देखिए नारी के नेत्रों के रूपों में चित्रण करने में अहेरी नैन, नेत्रों को शिकारी बताया है। अहेरी नैन, अहेरी कहते हैं शिकारी को, कि नायिका के नेत्र शिकारी के समान है, जो शिकार करते हैं किसी के भी हृदय का, नायक के हृदय का। लोचन, और इसी प्रकार से रंग निचुरत से नैन, रंग निचुरत से नैन, यहाँ पर प्रेम रंग से भरे हुए नेत्र हैं। और खंजन गंजन नैन, खंजन खंजन गंजन नैन। तो ये नेत्रों की तुलना खंजन पक्षी से भी दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारी जगह है। इंदिवर नैनी, यानी इंदिवर कहते हैं कमल को, इंदिवरी, इंदिवर नैनी, यहाँ पर आँखों की इंदिवर यानी कमल के समान। तो बहुत सारी जगह नेत्रों का जो है परिचय वो दिया है, वर्णन है वो किया है। तो नारी के नेत्रों का ही बहुत अधिक रूपों में वर्णन करते हैं बिहारी जी। तो उनको देख कर आश्चर्य अनुभूत होता है। और इस प्रकार से अलंकृत जो अभिव्यक्तियों के साथ में नारी के सौंदर्य को नेत्रों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। नारी की सुंदरता को नेत्रों के द्वारा व्यक्त किया गया है।
कि नारी सौंदर्य के लिए नेत्रों का विशेष महत्व दिया जाता है। नारी की सुंदरता उसके नेत्रों से बहुत अधिक देखने को मिलती है, या ऐसा सभी कवियों ने नारी के नेत्रों की वर्णन है वो किया है अपने काव्य में। तो नारी की सौंदर्य के लिए नेत्रों का विशेष महत्व रहा है। जैसे कोई नायिका है या नारी है, उसके हृदय में जहाँ पर एक तरह से प्रेम की जो भाव है, प्रेम का भाव है या वासना का जो भाव है, उसकी लालसा भी उसमें छिपी रहती है उन नेत्रों में। और वहीं पर नारी सुलभ जो लज्जा है, सौंदर्य है, संकोच है, लज्जा है, वो प्रियतम के प्रति समर्पित होने से उनको रोकती भी है। इस प्रकार की जो द्वंद्वपूर्ण जो स्थिति है, विरोधाभास की जो स्थिति है, उसकी अभिव्यक्ति केवल नेत्रों से ही हो सकती है। नायिका के नेत्रों से, उसकी भाव भंगिमा से पता चलता है कि वे नायिका नायक के प्रति प्रेम का भाव व्यक्त कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इस प्रकार का भाव, श्रृंगार का जो भाव, वो नेत्रों के द्वारा पता चलता है ऐसी द्वंद्व स्थिति में। इस प्रकार से बिहारी जी ने नायिका के या नारी के सौंदर्य का बहुत सुंदर सौष्ठवपूर्ण वर्णन है वो किया है। और कई जगह अपने कोमल पदावली का प्रयोग किया है। कोमल पदावली का प्रयोग करके अर्थ की गंभीरता को, उसके लालित्य का सुंदर समायोजन है वो किया है अपने काव्य में। तो ये था इस बिंदु के बारे में कि बिहारी जी के संबंध में प्रश्न सूक्ति जो ये है, सत्स्य के दोहरे जो नाभिक के तीर, ये जो प्रश्न है कि क्या सत्स्य के दोहरे नाभिक के तीर के समान है, तो हाँ है, क्योंकि उन्होंने छोटी सी बातों में बहुत सारी बातें कह दी। एक नेत्र को लेकर के भी इतने अधिक जो है दोहे उन्होंने लिख दिए हैं, जहाँ पर नेत्रों की भंगिमा का, भावों का चित्रण है वो किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिहारी जी के दोहे गागर में सागर है। इसके बाद में हम और भी पढ़ेंगे बिहारी जी का जो भाव पक्ष क्या है, इसमें बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, बिहारी जी का जो भाव पक्ष है वो अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो भाव पक्ष के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, किस प्रकार से बिहारी जी की समार शक्ति है और अपने दोहों के गंभीरता के द्वारा अभिव्यक्त वो करते हैं। तो ये भावाभिव्यक्ति या हम कह सकते हैं कि भाव पक्ष है वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बिहारी जी के भूमिका के संबंध में इस प्रश्न के बारे में। और ये बिहारी जी की जो उक्ति है कि सत्स्य के दोहरे जो नाभिक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो ये जो भाव है ये आपको समझ में आ गया होगा। और शेष है वो आगे के वीडियो में हम लेंगे। आज यहाँ तक ही। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के भाग को लेकर, यानी बिहारी जी का जो भाव पक्ष है, बिहारी सत्स्य का जो भाव पक्ष है उसको लेकर के। तब तक के लिए आप भूमिका और इस बिंदु के बारे में ठीक प्रकार से आगे के जो बिंदु मैंने समझाए हैं वो ठीक प्रकार से समझें, नोट्स बनाएं और इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थियों।